हों और मध्य वर्ग में दाखिल हो चुके हों, लेकिन वो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आवाज़ को स्वर दे रहे हैं जो नहीं बोल सकते। तो ऐसे में मेरा बाइट ख़त्म हो रहा है, मैं जल्दी से समेट रही हूँ। तो ऐसे में ठीक यही बात जनवादी आंदोलन के भीतर जनवाद की समझ को लेकर थी कि जो बुर्जुआ है वो जनवाद क्या कर सकता है, वो तो सुविधावाद करेगा। लेकिन ये गलत नोशन है, बल्कि मध्य वर्ग ही अक्सर, और रामविलास शर्मा ने मार्क्सवाद और पिछड़े हुए समाज, उनकी किताब है, अगर आप पढ़ें तो बहुत शानदार निष्कर्ष दिए हैं उन्होंने। उसमें 1986 में ही ये किताब लिखी गई, जब 80 और 82 के आसपास जनवाद और जनवाद की बहस चरम पर थी, उसी समय ये किताब आई। और इस किताब में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि जनवाद में कौन कौन से लोग और किन किन लोगों का एजेंडा शामिल हो सकता है। कुछ चीज़ें बोलकर मैं आज का वक्तव्य ख़त्म करूँगी कि जनवादी साहित्य के समक्ष समस्या क्या थी या क्या है, अगर आज भी हम जनवाद से अपने को विमुख न कर चुके हों तो, जो कि मुझे लगता है कि आज भी इस दौर में भी जनवाद से विमुखता आत्मघाती कदम होगा। तो जनता के प्रति, जनवादी चेतना के प्रति, क्योंकि भारतेंदु खुद जनोन्मुख साहित्य के रचनाशीलता के पक्षधर थे, तभी उन्होंने जातीय संगीत जैसा निबंध भाषण दिया था और निबंध के रूप में वो छपा। तो जनवाद और जनवादी चेतना के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है, जो हमारी पक्षधरता है, वो आज भी बनी हुई है। लेकिन इसकी समस्याएं क्या है, इस पर मैं बहुत शॉर्ट में कुछ बातें कहकर आज बातचीत ख़त्म करूँगी। सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है मेरी नज़र में, वो है कि जनवादी कार्यक्रम के इर्द गिर्द लेखकों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। लेखकों के ईगो, उनके अहम, उनकी अपनी गुटबंदिता, उनका अपना एक घेटो जिस दायरे में वो मूव करते हैं, वो इतना तगड़ा होता है कि वहाँ से उनको खींच कर निकालना। फला जी हैं तो मैं उस कार्यक्रम में कैसे जाऊँगा, ढिमका जी हैं तो मैं उस सीट पर कैसे बैठूँगा, ये जो आग्रह है ना, इससे बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा करना सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो है वो ये है कि विभिन्न विधाओं में जनवादी मूल्यों की अभिव्यक्ति को रेखांकित करने का प्रयास करना। हमें ढूंढकर उन साहित्यिक जगहों की शिनाख्त करनी होगी जहाँ जनवाद और जनवादी मूल्यों की बात की गई है, जनता की तरफदारी की गई है, जनता के हकों को आवाज़ दी गई है। उन जगहों की शिनाख्त करनी पड़ेगी, और ये हमें हो सकता है रूढ़िवादी साहित्य के भीतर भी ये काम करना पड़े। उस एरिया को हम खुला नहीं छोड़ सकते, वो जगह भी हमारी है, हमें उसे भी क्लेम करना है। इसी तरह से साहित्य में एक बहस रूप और अंतर्वस्तु की चलती रही है, हम सब जानते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि साहित्य में शैली और रूप की समस्या को जनवादी तरीके से हल करना, हमें रूपवादी तरीके से नहीं हल करना है, संरचनावादी तरीके से नहीं हल करना है, जैसे कि यूरोप में और फ्रांस में हुआ। हमें हमारे भारतीय जमीन से जुड़कर, अपनी रचनाशीलता के भीतर से जुड़कर उस रूप को खोजना है, उस स्ट्रक्चर को खोजना है, उस शैली को खोजना है, उस भाषा को ढूंढना है जो जनवाद के अनुकूल, समावेशी और समायोजन वाली भाषा हो, जिसमें किसी का एक्सक्लूजन ना हो। भाषा की सबसे बड़ी खासियत, जिसको मैं हजारों बार बोलती हूँ, वह है कि वह एक्सक्लूसिव ना हो। एक्सक्लूसिव जब आप उसे बना देते हैं ना, तो बहुत को बाहर कर देते हैं। तो भाषा को एक्सक्लूसिव बनाइए, चाहे, और जनवाद के लिए भी ऐसी भाषा को ढूंढिए जो आपकी मिट्टी से पैदा हुई है, आपके इर्द गिर्द है, आपके व्यवहार और संस्कृति का हिस्सा है। उसी भाषा को अपना सहारा बनाइए, और वहीं से आप पुख्ता ज़मीन तैयार करेंगे, किसी की नकल पर नहीं। इसी तरह से जो अन्य समस्या है कि साहित्य की उस परंपरा को रेखांकित करना जो जनवादी परंपरा का निर्माण करती है। ये आप देखिए कि अस्मितावादी साहित्य में भी ये काम अभी पड़ा हुआ है। खास करके स्त्री साहित्य में तो बहुत हद तक बहुत लोगों ने मेहनत की है, मशक्क़त की है और कुछ सीमा तक अचीव किया है। लेकिन दलित साहित्य में ये चीज़ पड़ी हुई है अभी भी। आदिवासी साहित्य में उस परंपरा का रेखांकन पड़ा हुआ है अभी भी। केवल आदिवासी होने मात्र से
वह साहित्य जनवादी भी हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ आपको जनवादी साहित्य की उस परंपरा को खोज कर लाना है जो एक ऐसे लाइनेज का निर्माण कर सकती है जिसे हम ऑल्टरनेटिव मुख्यधारा का लाइनेज कह सकते हैं, वैकल्पिक मुख्यधारा बना सकते हैं, जिसमें आदिवासी धारा भी हो, अल्पसंख्यक धारा भी हो, स्त्री की अपनी धारा भी हो, दलित की अपनी स्थिति भी हो, और इस तरह से हम जनवाद की शिनाख्त और उसकी परंपरा की शिनाख्त अन्य जगहों पर, अन्य धाराओं में जाकर करें और अंततः जनवादी लेखन और साहित्य को मजबूत करें। क्योंकि खतरा कहाँ है, क्यों जनवाद को मजबूत करने की ज़रूरत है? खतरा उस विमर्श के भीतर से ही है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, जिसे आइडेंटिटी डिस्कोर्स कहते हैं। मैंने खुद बहुत लिखा है, लेकिन मैं इस खतरे से वाकिफ़ हूँ और मैं जानती हूँ कि ये आइडेंटिटी डिस्कोर्स केवल मैं और केवल मैं करके आगे नहीं जा सकता। इसमें हम की ज़रूरत है। हम विरोध करते करते एक ऐसी जगह खड़े हो गए हैं कि हम विरोध का पर्याय नज़र आने लगे हैं। हमें ये पर्याय नहीं बनना, हमें उससे एक्सेल करना है, आगे जाना है, आगे बढ़ना है, वहीं थमना नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरत क्या है कि हम एक वैकल्पिक परंपरा जो जनवाद हमें दे रहा है, जो अब धीरे धीरे आइडेंटिटी डिस्कोर्स से सबसे पहले जो चीज़ परिदृश्य से हट गई, ओझल हो गई, वो यही जनवादी परंपरा है। और इसी परंपरा को, जो प्रगतिशील मूल्य और जनवाद की परंपरा है, जिसमें सबके लिए जगह है, सबकी भागीदारी जो सुनिश्चित कर सकता है, इतनी क्षमता है जिसके अंदर, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। आइडेंटिटी डिस्कोर्स हमें बहुत दूर तक मदद नहीं करेगा। खतरा है और हमें उस खतरे को बार बार आँख खोल कर देखना चाहिए कि आज से 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, और ये ज़रूरी है कि हम इसको इस तरह से देखें। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि इस जनवादी परंपरा का साहित्य आलोचना के भीतर जो यथार्थ और यथार्थ की समझ है, यानी समसामयिक यथार्थ की जो समझ है, उससे क्या रिश्ता बनता है, इसको चिन्हांकित करना, ये भी बहुत आवश्यक काम है। और इस तरह से अगर हम केवल अहो रूपम अहो ध्वनि, जो संस्कृत साहित्य का था, अथवा इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, ये कहकर यथार्थ से आंखें चुराते रहें, समसामयिक यथार्थ को ना देखें, आसपास की परिघटनाओं को ना देखें, तो फिर हम क्या करेंगे? साहित्य को जन से, जिस जन की वकालत हम कर रहे हैं, उस जन से काट देंगे। साहित्य अलग रहेगा और जनता अलग रहेगी। जनता से साहित्य को जोड़ना है तो यथार्थ और यथार्थ को परिभाषित, पुनर्परिभाषित करना एक आवश्यक काम है साहित्यकारों का। और इस चीज़ को अगर हम कर पाते हैं, एकांश में भी कर पाते हैं, और एक रचनाकार के तौर पर, अध्येता के तौर पर, रिसर्चर के तौर पर अगर हम कर पाते हैं, तो हम बहुत बड़ा काम करेंगे, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और जैसा कि आपके वक्तव्य में आपने ही कहा कि बोल कौन रहा है, तो मेरे लिए तो, और हम सब के लिए, मतलब आपने तो जो अलग जगाई है वो ये कि बोल कौन रहा है और सुन भी कौन रहा है, और किस कॉलेज में हम बैठे हुए आपको सुन रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण हो गया है आज के इस सत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जन की भागीदारी से जोड़कर जन आंदोलनों को समझाया, ये तो था ही महत्वपूर्ण। इसके साथ ही जो जिस तरह से प्रकृति और स्त्री की प्रजनन क्षमता, स्त्री की धारण करने की क्षमता को आपने कामायनी के साथ जोड़कर हमें समझाया, ये भी एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मैं और मेरे साथ हम सभी जो बैठे हुए हैं, हम लोग इतने जिस चेतना को आपने आज जगाने का प्रयास किया, खास करके छायावादी रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य को हम लोग केवल मात्र सौंदर्य के दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन आज जब आपने स्त्रीवादी नजरिए से इसको हमें समझने का जो नजरिया हमें प्रदान किया है, वो बहुत अलग है। मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों नहीं इससे पहले ये बात कही गई, या इस तरीके से ये हमें क्यों नहीं समझाया गया। इसके साथ ही दलित पेंथर और दलित मुद्दों पर भी आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। तो कार्यक्रम के अंत में मैं हमारे विभाग की
वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर रजनी दिसौदिया से अनुरोध करती हूँ कि वो आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। रजनी दी, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सुधा मैम, आप देखिए पूरा 1.5 घंटा आप बोल रही हैं, और पूरे 1.5 घंटे में ना एक बार भी ऐसा नहीं लगा, मतलब मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन नहीं गई, मतलब कहीं कोई जरूरी बात छूट ना जाए। मतलब मैं क्या कहूँ कि जैसे हम लोग साहित्य में देखते हैं कि साहित्य में 2 बेसिक चीजें हैं कि कंटेंट क्या है और वो कैसे डिलीवर हुआ है। आपका जो डिलीवरी अंदाज है ना वो बहुत जबरदस्त है, मतलब हमेशा एक सम पर आप रहती हैं, और इतनी धीरे धीरे तमाम बातें जो कि इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं, और जब सुनते हैं और कान में जा रही होती तो लगता होता है कि वाह वाह, मतलब ये बात में पहले क्या ध्यान क्यों नहीं गया। जैसे कि एग्जैक्टली अभी नूतन ने कहा कि कामायनी को पढ़ते हुए उसको पर्यावरण की दृष्टि से भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जाना चाहिए। सचमुच में एकदम नई दृष्टि है ये। और अब हम क्या कहें कि ऐसे ही पढ़ते रहे हैं और ऐसे ही पढ़ाते रहे हैं, और हमें भी यही सीखा है कि हाँ वो दर्शन और ज्ञान, और उसी तरह से हम लोग ने कामायनी को देखा। और एक विशेष बात जो मुझे लगी, चंडी प्रसाद जी का नाम भी मैंने सुना था, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो खैर सभी ने सुना है, लेकिन जो आपने गौरा देवी का नाम बताया है ना, और कैसे पेट्रियार्की हमारे भीतर इस तरह से कि हम साइलेंटली काम हो जाता है और पता भी नहीं चलता कहाँ उन्होंने शुरू किया, और हम लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए। इसके अलावा मैम भाषा को लेकर जो आपकी समझ है, जो आपने बात कही, और साहित्य की जो सीमाएं भी बताई कि 1980 के बाद का जो हिंदी साहित्य है वो तो भाषा के प्रश्न को भूल ही जाता है, मतलब है ही नहीं हमारे दिमाग में कि भाषा का प्रश्न अभी पैरेलल साथ में चल रहा है। और सचमुच में ये एक बहुत बड़ी कमी है, खामी है, और फांक जो है, एक लंबी फांक, आपने उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया, और हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी जरूर मतलब एक तो बात मैं बताऊं सुधा मैम, सुबह से हुआ क्या है कि हमारे नेटवर्क में इतनी प्रॉब्लम थी आज सुबह से कि हम किसी भी वक्तव्य को ढंग से सुन ही नहीं पाए थे, और अभी ये वक्तव्य जो पूरा इतनी मतलब शानदार तरीके से हुआ और हमने सुना, हम सचमुच में बहुत गदगद हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार मैम कि आप आई और आपने ये तमाम बातें। रजनी दी, हाँ मैं संगीता, हाँ संगीता, मैं इसके पहले कि आप धन्यवाद कह दें, मैं धन्यवाद से पहले रोकना चाहती हूँ। मुझे संगीता दिख नहीं रही है। आपकी बात को ही संगीता मुझे आप दिख नहीं रही। तुम दिखो भी संगीता, तुम दिखो भी तो अच्छा रहेगा। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, आप मुझे दिख नहीं रही हैं कहाँ आप? अच्छा हाँ हाँ, रजनी की बात को बस दोहराना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं पर जितना भी सुना है, मैं शायद कैमरा ऑफ कर दूं मैम तो मैं ज्यादा आसानी से कह पाऊंगी। आराम से करें। कि मुझे लगता है ना कि एक वक्ता के रूप में आप जो दर्शक है या जो श्रोता है उसकी उंगली थाम कर पहली सीढ़ी से जो आप उसको लेके चलना शुरू करती हैं और आखिरी पायदान तक उसको लेके जाती हैं। मैं सभी से कहती हूँ कि मुझे जो मैम की ये बात है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर जो है वो बिल्कुल आखिरी तक लेके जाती हैं। सारी बातें और लगता है कि कितना कुछ जाना और कितना कुछ जानना बाकी था जो इस वक्तव्य के जरिए पूरा हो सका। और मतलब एक बहुत शानदार अनुभव से गुजरना होता है। और बिल्कुल रजनी दी ने जैसा कहा कि सुबह से बहुत नेटवर्क का इश्यू था, बहुत प्रॉब्लम था, और मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम अभी भी संगीता के साथ ये पूरा जो वक्तव्य है ये दूसरे नेटवर्क में भी सुधा मैम। हाँ जो रजनी ने जो पॉइंट गौरा देवी और भाषा और कामायनी, उसको रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने भी वो नोटिस किया कि हाँ हम तो ऐसे देखते ही नहीं है। खैर मैं तो
2005 में पहुंच गई थी मैम रिफ्रेशर कोर्स में। और मैं आपको, वो पहला दिन था, और जब तक मैं सुनूंगी आपको, मैं 2005 हमेशा याद रखूंगी। तब आप दिल्ली में शायद नई नई आई थी, और आपका बोलना मुझे इतना भाया था। तो वो मेरे सहयोगियों को नहीं पता है, आपको मैंने बोला होगा कई बार, कि मुझे अंत में खड़े होकर के कहना पड़ा कि आपको सुनना तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो कहना चाह रही थी वो सब आपने कह दिया है। और मैम इतना शानदार सुबह से तो जो हमारा हुआ है, वो तो मेरी मनस्थिति आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या रहा होगा। लेकिन आप और सदानंद शाही जी के व्याख्यान में थोड़ा ठहराव आया, और आपने समाप्ति की ओर ले जाते हुए, और मैं तसल्ली से सुन पाई। और नेटवर्क मैम, मैं दिखाना चाहूंगी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, प्लीज आप सुन लीजिए। हाँ। एक ही लैपटॉप से हम सारे साथी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक साथ सुन इधर भी रहे है हैं। मैम, इधर भी है। अरे वाह बहुत अच्छा लगा, काश मैं आप सबके मैं ना बीच आज होती। अपने, यस मैम, और आज डिपार्टमेंट के रूम ने साथ दिया आपके, मतलब इतने उठा पटक के बाद इस कार्यक्रम में। आज मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम हमें एक कोना, एक जगह मिली जहाँ पे हम लोग जुड़ पाएंगे। अच्छा अच्छा, जी जी। बहुत अच्छा रहा मैम। रजनी प्लीज। अच्छा अच्छा, तो खैर बातें तो सभी लोगों ने कही। मैम, कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजें, एक ये जैविक निर्धारणवाद जो आपने बताया ना, ये भी एकदम वोकैबुलरी देना, एक शब्द देना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब ये चीज मैंने नहीं सुनी थी। तो सचमुच में ये पूरा का पूरा व्याख्यान बहुत जबरदस्त रहा। और इसके बाद भी हम बार बार आपको बुलाते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो मैम, आप हमारे अनुरोध को कभी इनकार मत कीजिएगा, जरूर आइए। मैंने चंदा को यही कहा था कि मेरी हिम्मत नहीं है चंदा आपको ना कहने की। बहुत मैम, ये शुक्रिया। मेरा प्यार है ना बहुत शुक्रिया आप मैम, ये सबका। मेरा प्रेमी प्यार है। जी 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 जी, सबका है। आपका पूरा विभाग मुझे बहुत दोस्ताना लगता है, Yes, बहुत मैम। दोस्ताना लगता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी शुक्रिया। अब मैं लीव कर रही हूँ। बहुत बहुत आभार आप सबका। जी।